देखिए भैया बहनों, आज हम कक्षा 7 पाठ 2 नए राजा और उनके राज्य के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। पहले हमने नए राजवंशों का उदय, राज्यों में प्रशासन और प्रशस्तियां, भूमि अनुदान, धन के लिए युद्ध और ये युद्ध से तंजावुर तक भव्य मंदिर, काशी मूर्ति कला आदि के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम कृषि और सिंचाई के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये सामाजिक ज्ञान के अंदर है, सामाजिक विज्ञान। अब कृषि और सिंचाई चोरों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। अब कृषि और सिंचाई के मामले में जो चोल वंश था, उनकी कई उपलब्धियों के कारण कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई, जो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। यानी कि जो कावेरी नदी है, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले क्या होता है कि वह छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी कि छोटी छोटी नदियों के रूप में बढ़ जाती है। और ये शाखाएं बार बार पानी उलेचती है। क्या करती है? ये शाखाएं बार बार पानी उलेचती है, यानी कि दबाव के साथ पानी आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती। जब ये कावेरी नदी की शाखाएं बार बार पानी उलेचती है तो उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर जमा हो जाती है। और शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक है। यानी शाखाओं का पानी किसके लिए विशेषता आवश्यक है? चावल की खेती के लिए। अब चावल की खेती के लिए पानी बहुत आवश्यक है। और इससे क्या होता है कि ये चावल की खेती के लिए में आर्द्रता भी मुहैया कराता है। ये जब नदी आती है, पानी आता है, तो इससे क्या चावल की खेती के लिए आर्द्रता पूरी मुहैया कराता है, यानी कि नमी बनाए रखता है। और हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है या दूसरे हिस्से हैं, वहां कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इन इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। 5वीं खेती का विकास तो हो गया, कृषि का विकास तो हो गया, लेकिन 5वीं और 6वीं शताब्दी में आकर के ही यहाँ पर या इन इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती प्रारंभ हुई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। यानी कुछ इलाके ऐसे थे वहाँ जंगल ही जंगल था, तो वहाँ जंगलों को साफ किया, पेड़ जमीन खेती के योग्य बनाना था। कुछ जमीनों पर उबड़ खाबड़ थी, तो वहाँ उसको समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। जहाँ डेल्टा थे, पानी के बाढ़ को रोकने के लिए वहां पर क्या बनाए गए? तटबंध बनाए गए, यानी कि पानी को रोकने के लिए बांध बनाए गए, छोटे छोटे दीवारें बनाई गई। और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। अब पानी को खेतों तक ले जाने के लिए किसका निर्माण होना था? नहरों का। कई क्षेत्रों में इस साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। अब कई क्षेत्र ऐसे थे वहां पर जो एक साल में 2 फसलें ली जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ इलाकों में नहरों से कराई जाती थी, कुछ इलाकों में झीलों से, तालाबों से कराई जाती थी।
कुछ इलाकों में बरसात के पानी से ही होती थी, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए, तालाब बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसा किया जाए। पीने के लिए कितना पानी रखें, सिंचाई के लिए कितना पानी रखें, तो इनका बंटवारा किस प्रकार किया जाए। ज्यादातर नए शासकों के साथ साथ ही गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। अब उसमें क्या था, कई इलाकों में राजा महाराजा तो इस कार्य को, पानी के संचयन के, पानी के उपयोग के बारे में अपनी योजनाएं बनाते थे, लेकिन गांव वाले भी, गांव में रहने वाले लोग भी इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से अपनी दिलचस्पी दिखाते थे। इसके बाद में आता है साम्राज्य का प्रशासन। अब प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, जहां पर किसानों की बस्तियां होती थी, 10-5 घर होते थे, वह उर कहलाते थे। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। अब वहां पर जहाँ किनारे पर, नदी के किनारे, तालाब के किनारे रहते थे, तो वह सिंचित खेती के कारण ये समृद्ध हो गए, खेती करते थे, संपन्न हो गए और वहां पर अधिक परिवार रहने लगे। इस तरह के गांवों के समूह को क्या कहते थे? नाडू कहा जाता था। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। अब ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने व कर वसूलने जैसी कई प्रशासनिक कार्य करते थे। जो ग्राम परिषद है, ग्राम के जो प्रमुख लोग थे, पंच, सरपंच जो भी होते थे, और नाडू यानी समाज के व्यक्ति मिलकर के न्याय करने का कार्य करते थे। कोई वाद विवाद हो जाता था तो ये लोग उसको सटकारा करते थे। और कर वसूलने में, टैक्स वसूलने में प्रशासनिक कार्य भी करते थे। अब बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो बेलाल जाति के लोग थे, बेलाल जाति के धनी किसान थे, वो केंद्रीय चोल सरकार की, जो वहाँ जो केंद्र सरकारें थी, राजा थे चोल वंश के, उनकी देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मूवेंद्रवेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या विकास। मूवेंद्रवेलन किसे कहा जाता था? तो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान कहा जाता। अरैयार को कहते थे प्रधान। अरैयार कौन होता था? प्रधान। जैसी उपाधियां दी और केंद्र में महत्वपूर्ण राज के पद सौंपे जाते थे। अब चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों के उल्लेख मिलते हैं, जैसे वेलन गवाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वेलन गवाई किसे कहते? वेलन वगाई किसे कहते थे? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्रह्मदेय क्या कहलाती थी? ब्राह्मणों को भेंट में दी गई भूमि। और सालाभोग, सालाभोग कहलाती थी किसी विद्यालय में के रख रखाव के लिए भूमि, स्कूल खोलने के लिए भूमि देना, जमीन देना। देवदान या तिरुमट्टुकन्नी मंदिर के उपहार में दी गई भूमि को कहलाती थी। और पल्लीचंदम, पल्लीचंदम किसको कहते थे? पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, यानी कि जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को पल्लीचंदम कहते थे। अब ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ,
परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। जब चोलों द्वारा ब्राह्मणों को निःशुल्क जमीन मिलने लगी, ब्रह्मदेव मिलने लगा। ब्रह्मदेव किसको कहते थे? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। जब ब्राह्मणों को उपहार में भूमि मिलने लगी तो कई ब्राह्मण दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गए, वहां रहने लगे। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख में प्रमुख ब्राह्मण भूमि स्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिर की पत्थर की दीवारों पर बोरेवार दर्ज किए जाते थे। अब जो इनके जो निर्णय होते थे, इनकी सभाएं कुशलतापूर्वक होती थी। जो इनके निर्णय होते थे वो शिलालेखों पर पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे, लिखे जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों ने संघ की अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। अब दूसरा नरगम के नाम से ज्ञात व्यापारी संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। और तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा के विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे थे। जो ताल के पत्ते होते थे उनके छोटे टुकड़े करके टिकटों पर उनको लिख दिए जाते थे और मिट्टी के बर्तनों में रख दिए जाते थे। उनको लिख करके किस में रखते थे? मिट्टी के छोटे बर्तनों में रख देते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। इसमें से टिकट निकालो, अब किसको ये दायित्व मिलेगा। धन्यवाद। शेष प्रश्नोत्तर अगले काल।